क्लास 10th SST की ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 4 एग्रीकल्चर हम लोगों का समाप्त हो चुका है। अब इसमें जो क्वेश्चंस है उनका आंसर्स हम देखेंगे। 60 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा 60 क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस हम पहले देखेंगे। फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उस किस प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा उस किस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो इसमें देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इसमें आपका होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि बागवानी कृषि, इसका आंसर होगा। इसमें क्या होता है, बागवानी कृषि में बड़े एरियाज में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। जैसे आप देखेंगे नारियल के, कोकोनट के अगर बागान हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा और भी है, स्पाइसेस मसालों के बागान है यार, जो भी इस तरह से प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आएंगे। इसमें एक ही फसल की विशेषता होती है और काफ़ी बड़े एरिया पर एक ही फसल उगाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो राइस निश्चित रूप से आप जानते हैं ये खरीफ है। मिलेट्स ज्वार भी क्या है, ज्वार बाजरे भी क्या है, खरीफ है। कॉटन भी खरीफ क्रॉप है। और निश्चित रूप से ये ग्राम चना क्या होगा, ग्राम हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, व्हीट हो गया, ये सब क्या है, रबी फसल है। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्यूमिनस क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी लिग्यूमिनस क्रॉप माने फलीदार फसल है। तो इसमें से निश्चित रूप से मिलेट्स नहीं होगा, सेसम भी नहीं होगा, ज्वार भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें से, आप देखेंगे पल्सेस होंगे, दालें जितने भी हैं, ये ज्वार, ये तिल और ये सब मिलेट्स, जो ये मोटे अनाज हैं, सॉरी ये मोटे अनाज मिलेट्स, मोटे अनाज, सेसम और ज्वार नहीं होगा। इसमें पल्सेस क्या होंगी, ये लिग्यूमिनस क्रॉप्स। फिर है फोर्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। इसमें पूछा जा रहा है सरकार के द्वारा कृषि जो ये फसलों का समर्थन मूल्य जो घोषित किया जाता है वह किस प्रकार का होता है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मिनिमम होता है, मॉडरेट होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है। इसका आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 60 क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग इन क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स में आपको लिखना है इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम वन इम्पॉर्टेंट बी एवरेज क्रॉप। इसमें आपसे पूछ रहा है किसी एक बी एवरेज क्रॉप्स का नाम लिखिए। बी एवरेज क्रॉप्स मतलब पेय फसल का नाम लिखिए। तो इसमें से आप लिख सकते हैं बी एवरेज क्रॉप, चाहे टी के बारे में या कॉफ़ी के बारे में, एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। आपको इसके पहले जो है पिछले जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाए हैं, तो इसमें से टी के बारे में भी या कॉफ़ी के बारे में, ये पेय फसलें दोनों हैं, इनमें से किसी एक का नाम लिखिए। ठीक है, और इनके लिए जो अनुकूल ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, भौगोलिक दशाएं हैं, उनमें क्या होना चाहिए। यानी कि जैसे आप टी को ले लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नेम वन इम्पॉर्टेंट बी एवरेज क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। और इसमें उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस बतानी है। तो निश्चित रूप से चाय के लिए आपको बतानी है कि चाय क्या है। चाय एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, ठीक है। और इसके लिए आप देखेंगे टेम्परेचर कितना चाहिए, आपको पीछे बताया गया है टेम्परेचर कितना चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, ठीक है, सॉइल्स क्या होनी चाहिए। यही आपको 4 पॉइंट ज्योग्राफिकल कंडीशन में 4 पॉइंट लिखने हैं। क्लाइमेट लिख सकते हैं आप, इसके अलावा टेम्परेचर के बाद रेनफॉल के बाद सॉइल, ये 4 कंडीशन लिखेंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, ये 30 वर्ड्स में लिखना है आपको। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। भारत की किसी एक किसका बताना है, स्टेपल क्रॉप का नाम बताना है, ठीक है ना, जो यहाँ पैदा की जाती है, एंड द रीजन्स वेयर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, और उन क्षेत्रों का विवरण देना है। तो किसी एक क्रॉप का आप स्टेपल क्रॉप में किसी एक का बताइएगा।
ठीक है, एक का बताइएगा और स्टेपल क्रॉप के बारे में और उसके रीजन्स और जहाँ यह पैदा की जाती है उसके क्षेत्रों के बारे में आप बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जो पीछे हम पढ़ाए हैं उसी से एकदम सब क्वेश्चन उसी से आपको लिखना है। इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। इसमें आपको बताना है कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची आपको बतानी है 30 वर्ड में। तो 4 पॉइंट लिखिए। जैसे इसमें सूची में जो बताया ना है, जैसे आपको हम बता चुके हैं, जैसे चकबंदी के बारे में बता दिए हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बता चुके हैं, और संस्थागत सुधारों में आप देखेंगे ऋण की व्यवस्था के लिए जो क्रेडिट्स की व्यवस्था के लिए बैंकों की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर, और जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स के अलावा जो भी विभिन्न क्रॉप्स के बीज हैं उन पर जो है जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, इसको आप 4 पॉइंट में लिखेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका शॉर्ट आंसर्स का है द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे। बताया जा रहा है दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण डे बाय डे क्या हो रही है, लैंड एरियाज क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यानी कि भूमि के जोतों का आकार जो है, जो जुताई करते हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। फिर पूछा जा रहा है आप इनके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और लैंड एरिया डे बाय डे रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये जो आपका इसका जो आंसर लिखना है, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसका सीधे आंसर आपको नहीं मिलेगा। आपको सीधे सीधे ये सोचना है, इसके बारे में कल्पना करना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन ज़मीनें कम होती जा रही हैं। कम होने का कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। तो इसका रिजल्ट आगे क्या होगा, रिजल्ट आगे क्या होगा, रिजल्ट आगे पहला होगा क्या होगा, फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम्स आएगी, खाद्यान्न की समस्या होगी। इसके अलावा जो हमारा लैंड रिसोर्स है, भूमि संसाधन है, उस पर पॉपुलेशन का ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इमेजिन करके इसके आंसर देने हैं। ये 4 क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट आंसर, जिनको आपको 30 वर्ड्स में लिखने हैं। वर्ड्स का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा लास्ट और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज अबाउट 120 वर्ड्स। सजेस्ट द इनिशिएटिव taken by the government to ensure the increase in agricultural production। बताया जा रहा है। अब देखिए, फिर यहाँ पे आपको ये लास्ट वाला जो हम लोग अभी पढ़े हैं टॉपिक आप देखेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कि सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्यक्रम लाए गए हैं, जो भी उपाय किए गए हैं, उन उपायों को आपको यहाँ लिखना है। तो प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय लाए गए आपको पता है। 1967-1968 में ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, हरित क्रांति लाई गई। अब ठीक है, हरित क्रांति के अलावा भी और कार्यक्रम लाए गए, जैसे इरिगेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो रासायनिक उर्वरक है उनकी व्यवस्था की गई है, पेस्टिसाइड्स की व्यवस्था की गई है, कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय, यही आप लिखेंगे सर। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था की गई है, और टाइम टू टाइम जो हमारे फार्मर्स हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षित भी किया जाता है। और एग्रीकल्चर एरियाज में जो है
मॉडर्नाइजेशन को अपनाया गया है, यानी कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इसके बारे में आप इसके पीछे जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनका आप स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम लाए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फिर उसको आप अपने मन से यहाँ पर लिखेंगे। सीधे आपको आंसर इसके नहीं मिलने वाले हैं। फिर है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। पूछा जा रहा है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इसका सीधा आपको मिल सकता है आंसर, बुक्स में भी है। वो उसमें एक टॉपिक है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है, ये सीधे एक हेडिंग ही है। तो इसको पढ़ के इसका आंसर आप 120 वर्ड्स में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। चावल की कृषि के लिए चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक दशाएं हैं, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। ये हम लोग जो है इस जो एग्रीकल्चर पार्ट पढ़ रहे थे शुरुआत में ही हम लोग चावल के बारे में, राइस के बारे में पढ़े हुए हैं, खाद्य फसलों के अंतर्गत, जिसमें आपको बुक में जो है चावल के उत्पादन की जो भी भौगोलिक दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए सब पता इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे राइस के प्रोडक्शन में हमने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा कि नहीं। इसके लिए आपको बताया गया था कि ज्योग्राफिकल कंडीशन में पहली बात तो राइस क्या है, एक खरीफ राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है। और इसके लिए आप देखेंगे इसके लिए जो है ट्रॉपिकल और ह्यूमिड एरिया चाहिए, उष्ण और आर्द्र, यानी कि गर्म और आर्द्र या गर्म और नम वातावरण चाहिए, क्लाइमेट ऐसी चाहिए जो ट्रॉपिकल और ह्यूमिड ये क्लाइमेट चाहिए। इसके अलावा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर क्या चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर होना चाहिए। रेनफॉल कितना आप बताएंगे, रेनफॉल क्या बताया गया था, रेनफॉल आपको बताया गया था जो एवरेज है वो 100 cm या इससे ऊपर होना चाहिए। ये रेनफॉल हो गया हमारा। रेनफॉल टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल हो गया 100 cm या इससे ऊपर होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर इससे कम रेनफॉल है तो वहाँ पर इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करके हम चावल का प्रोडक्शन करेंगे। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी इसमें आपकी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी आपकी होनी चाहिए जो है ये जो दोमट मिट्टी का नाम आप सुने होंगे, तो इसमें से ज़्यादातर आप देखेंगे चिकनी प्लस दोमट मिट्टी होनी चाहिए। या आप लिख सकते हैं कहीं पर आप देखेंगे सैंडी एंड ये दोमट, बलुई दोमट जिसे हम कहेंगे बलुई दोमट, या आप कह सकते हैं ये चिकनी दोमट मिट्टी, इस तरह से चाहिए। मतलब क्लेई और दोमट ये जो होनी चाहिए मिट्टी। इसमें आपको जो लेबर्स लगते हैं, लेबर्स के बारे में लिख सकते हैं, लेबर्स अधिक लगते हैं। तो यहाँ आपको केवल पूछ रहा है क्या, ज्योग्राफिकल कंडीशंस पूछ रहा है राइस के बारे में। तो पहले तो आप राइस के बारे में बताएंगे कि राइस जो है राइस क्या है, राइस एक खाद्यान्न फसल है, ठीक है ना, खाद्यान्न फसल है। और इसके अलावा इसके लिए उष्ण और आर्द्र, ठीक है, इसके लिए आपको ट्रॉपिकल और ह्यूमिड जो है ये क्लाइमेट होनी चाहिए। फिर टेम्परेचर बताएंगे, रेनफॉल बताएंगे, सॉइल्स के बारे में बताएंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा। तो ठीक है, इस एग्रीकल्चर वाले पार्ट का आप ये क्वेश्चन सभी का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल कंडीशन केवल राइस का दिया है, राइस के अलावा भी हमको वीट का तैयार करना है। यहाँ आपको एक शॉर्ट आंसर में बेवरेज क्रॉप्स दिया है, चाहे आप वहाँ पे आप टी के बारे में लिखें या कॉफ़ी के बारे में लिखें। इसके अलावा शुगर केन के बारे में भी आप, तो इसमें जो क्रॉप्स हमने आपको पढ़ाया है इसमें से कम 4-5 क्रॉप्स के बारे में आप स्टडी करेंगे और स्टडी में उनका ज्योग्राफिकल, देखिए
जाग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ आप जो है जो स्टेट है इसके प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं इनका भी आप तैयार करेंगे कि मतलब चावल है तो चावल के लिए कृषि के लिए कौन सी जाग्राफिकल कंडीशन चाहिए, इसके अलावा चावल उत्पादक प्रोड्यूसर कौन से एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पर चावल उत्पादन होता है भारत में। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज इतना ही, ठीक।